आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौर्य वंश के पतन के बाद के भारत पर केंद्रित कुछ नोट्स और शोध है। हमारा मिशन है शुंग, कर्ण और खास तौर पर सातवाहन राजवंशों के सबसे जरूरी पहलुओं को समझना, देखना कि कैसे मौर्यों के बाद सत्ता बदली और इन नए शासकों ने अपनी क्या छाप छोड़ी। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल, ये भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जब राजनीतिक नक्शा और सांस्कृतिक माहौल दोनों बदल रहे थे। मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद कई क्षेत्रीय ताकतें उभरकर सामने आईं, जिनके बारे में जानना काफी दिलचस्प है। तो शुरुआत ही काफी नाटकीय है। मौर्यों के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और 185 ईसा पूर्व के आसपास शुंग वंश की नींव रखी। सत्ता का केंद्र भी बदला। राजधानी पाटलिपुत्र से मध्य प्रदेश में विदिशा चली गई। जी हाँ, और ये शासक हिंदू धर्म के अनुयायी और संरक्षक माने जाते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि प्रसिद्ध भरहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, उसका निर्माण भी पुष्यमित्र के समय ही हुआ। यही नहीं, उनके बेटे अग्निमित्र का जिक्र महाकवि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। कमाल है ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ती है। पुष्यमित्र के समकालीन थे महान ऋषि पतंजलि। ओहो, पतंजलि योग वाले। जी, योग दर्शन के प्रणेता। उन्होंने न सिर्फ महाभाष्य जैसा अहम ग्रंथ लिखा, बल्कि पुष्यमित्र के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। अश्वमेध यज्ञ, हाँ वो तो बड़ी बात थी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये असल में राजा की संप्रभुता और शक्ति का प्रदर्शन था। मौर्यों के बौद्ध झुकाव के बाद ये वैदिक परंपराओं और कह सकते हैं ब्राह्मणवादी प्रभाव के राजनीतिक पुनरुत्थान का एक शक्तिशाली संकेत था। सही बात है। अच्छा, पर शुंग वंश का अंत भी विडंबना देखिए, हत्या से ही हुआ। हाँ, अंतिम शासक देवभूति को उनके मंत्री वासुदेव कण्व ने मारकर 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। राजधानी वापस पाटलिपुत्र आ गई। जी, लेकिन यह वंश ज्यादा लंबा नहीं चला। करीब 28 ईसा पूर्व तक ही बहुत छोटा कार्यकाल था। अच्छा, तो अब दक्षिण का रुख करते हैं। जी, जब उत्तर में कण्व वंश चल रहा था, उसी समय महाराष्ट्र के क्षेत्र में सातवाहन वंश उभर रहा था। हाँ, लगभग 60 ईसा पूर्व से। इसके संस्थापक थे सिमुक और राजधानी थी प्रतिष्ठान, मतलब आज का पैठन। जी, पैठन। और ये वही इलाका है जहां प्राचीन 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण वाला अश्मक स्थित था। अच्छा, सातवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी। हाँ, इनका नाम तो सुना है। जी, इनका शासनकाल मोटे तौर पर 106 से 130 ईस्वी तक माना जाता है। नासिक में मिले एक अभिलेख में उनका जिक्र है, जहां उन्हें एका ब्राह्मण कहा गया है। एका ब्राह्मण मतलब शायद अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मण धर्म का एकमात्र रक्षक, ऐसा कुछ। उन्होंने मध्य एशिया से आए शक शासक नापान को हराया और ये दावा भी किया कि उन्होंने चतुर्वर्णी व्यवस्था, मतलब समाज के 4 वर्णों वाली व्यवस्था, हाँ, जो कथित तौर पर विदेशी शासकों के कारण बिगड़ गई थी, उसको फिर से स्थापित किया। अच्छा, लेकिन कहानी में एक मोड़ भी है। शकों के साथ उनका संघर्ष तो चलता रहा होगा। बिल्कुल। बाद में एक और शक्तिशाली शक शासक हुए, रुद्रदामन प्रथम। हाँ, उन्होंने एक सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को हराया भी था। तो ये सत्ता का संघर्ष वो लगातार जारी था। अच्छा, इनकी सामाजिक संरचना भी कुछ अलग थी, है ना? हाँ, वो बहुत अनोखी थी। वे खुद तो ब्राह्मण थे, जैसा हमने देखा जी। पर कई शासक अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी का पुत्र। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है, मातृनामी। जी, मातृनामी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज सिंहासन का उत्तराधिकार पिता के वंश के अनुसार ही होता था, मतलब व्यवस्था पितृवंशीय ही थी। तो नाम माँ का, पर राजपिता के वंश का। वाह। हाँ, ये मेल अपने आप में काफी अनूठा है उस समय के हिसाब से। और उन्होंने एक और प्रथा शुरू की जिसका असर बहुत दूर तक गया, वो भूमि दान वाली। जी हाँ, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान देना, इसे अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार, ये क्यों करते थे वो? शायद धार्मिक समर्थन जुटाने के लिए, और हो सकता है नए क्षेत्रों में कृषि विस्तार का भी एक तरीका हो। और हाँ, एक और खास बात, उन्होंने सीसे के सिक्के चलाए, लीड कॉइन्स। जी, सीसे के सिक्के। लगता है व्यापार, खासकर जैन व्यापारियों का, जिसमें बड़ा हाथ था।
उनकी आय का मुख्य जरिया था। अच्छा। शायद इसीलिए मतलब व्यापारिक मार्गों और समुदायों को ध्यान में रखते हुए बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि अनुदान दिए गए होंगे। सही है। अच्छा, कला और वास्तुकला में भी तो इनका बड़ा योगदान रहा है। जबरदस्त योगदान है। उन्होंने पश्चिमी घाट में चट्टानों को काटकर कई चैत्य यानी पूजा स्थल और विहार मतलब भिक्षुओं के रहने की जगह बनवाए। जैसे वो नासे, कन्हेरी और कारले की गुफाएं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में ये इसके शानदार उदाहरण हैं। और स्तूप भी बनवाए। हाँ, आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुन कोंडा जैसे भव्य स्तूप भी उन्होंने बनवाए। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाओं में खुदाई का सबसे पहला काम सातवाहनों के समय ही शुरू हुआ था। क्या बात है। ये वाकई ध्यान खींचता है कि वे स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी बौद्ध धर्म और कला को इतना बढ़ावा दे रहे थे। हाँ, ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता या शायद राजनीतिक समझदारी का प्रतीक हो सकता है। तो संक्षेप में देखें तो मौर्यों के बाद हमने शुंगों के जरिए ब्राह्मणवादी परंपराओं का पुनरुत्थान देखा, फिर कण्वों का एक संक्षिप्त शासन जी, और उसके बाद दक्कन में सातवाहनों का एक शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाला राज। उनकी अनोखी सामाजिक प्रथाएं, मातृनामी नाम लेकिन पितृवंशी उत्तराधिकार, सीसे के सिक्के और ये धार्मिक भूमि अनुदान अग्रहार, इसकी शुरुआत, ये सब उन्हें इतिहास में एक खास जगह दिलाते हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पे एक विचारणीय बिंदु उभरता है। सातवाहनों द्वारा शुरू की गई ये धार्मिक भूमि अनुदान की प्रथा, जिसे अग्रहार कहा गया, क्या इसने आगे चलकर भारत में एक तरह से सामंती व्यवस्था के विकास की नींव रखी? इसने भूमि स्वामित्व के पैटर्न और राज्य और स्थानीय शक्तियों के समीकरणों को भविष्य में कैसे प्रभावित किया होगा, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास ना प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, ये हमें कलिंग के चेदी वंश से लेकर फिर वो मध्य एशिया से आए आक्रमणकारी थे ना, यूनानी, शक, कुषाण, उन तक ले जाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उनको निकालें और समझें कि भाई इन घटनाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या असर डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे ये शासक और राजवंश सिर्फ मतलब राजनीति ही नहीं बदल रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ, बल्कि सिक्के कैसे बनेंगे, राज कैसे चलेगा, यहाँ तक कि कला, साहित्य, सब पर इनका असर पड़ा। और कुछ मोड़ तो इसमें वाकई हैरान करने वाले हैं। तो सबसे पहले चेदी वंश की बात कर लेते हैं। संक्षेप में स्रोत बताते हैं कि कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, वहां इनका शासन था। हाँ, और राजा खारवेल का जिक्र आता है। वो इस वंश के सबसे माने हुए शासक थे और उन्होंने जैन धर्म को काफी बढ़ाया, उसे संरक्षण दिया। ठीक है, ये ईसा पूर्व की बात हो गई। अब आते हैं उन पर जो मध्य एशिया से आए। पहले कौन थे? इंडो ग्रीक। हाँ, हिंद यूनानी जिन्हें कहते हैं। इनका बेस उत्तरी अफगानिस्तान में था। और सुरूत कहते हैं कि इन्हें स्काइपियन लोगों ने भारत की तरफ धकेला था। क्या ये सही है? हाँ, ऐसा माना जाता है कि उन जनजातियों का दबाव था तो ये दक्षिण की ओर बढ़े। और इनमें एक बड़ा नाम है मिलिंद का। ओ, मिलिंद पन्हो वाले। हाँ बिल्कुल। जिनकी बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जो बातचीत हुई वो मिलिंद पन्हो ग्रंथ में है। गजब के सवाल जवाब हैं उसमें। और यहाँ एक दिलचस्प बात है सिक्कों को लेकर। कहते हैं इन्होंने पहली बार सोने के सिक्के चलाए और वो राजा की तस्वीर वाले भी। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। सोचिए, शासक अपना चेहरा सिक्के पर बनवा रहा है। ये एक तरह से सत्ता का एक नया स्टेटमेंट था। हाँ, मतलब पहचान जाहिर करने का तरीका। निश्चित रूप से। और साथ ही उत्तर पश्चिम में वो हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसे हम गांधार कला कहते हैं, उसकी शुरुआत भी इन्होंने की। अच्छा, जिसमें वो यूनानी, रोमन और भारतीय स्टाइल का मिक्स था। एकदम सही। ये दिखाता है कि कैसे संस्कृतियां मिल रही थीं। ठीक है, तो यूनानियों के बाद फिर शक आए, स्काइथियन जिन्हें कहते हैं। हाँ, शक। और इनकी ना 5 अलग अलग शाखाएं थीं। 5 कहाँ फैली थी ये? वो अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक अलग अलग इलाकों में, खासकर उत्तर पश्चिम और उत्तरी भारत में इनका दबदबा रहा। और इन्होंने शासन का कोई खास तरीका अपनाया था? हाँ, उन्होंने क्षत्रप प्रणाली शुरू की। इसमें क्या होता था कि प्रांतों को मिलिट्री गवर्नर्स देखते थे, जिन्हें क्षत्रप या महाक्षत्रप कहते थे। एक तरह की मिलिट्री गवर्नेंस हो गई प्रांतों की। हाँ, कह सकते हैं। और सबसे मशहूर शक शासक हुए रुद्रदामन प्रथम, उज्जैन वाले। रुद्रदामन, हाँ, उनका जूनागढ़ शिलालेख बहुत फेमस है।
उसमें वो सुदर्शन झील की मरम्मत का जिक्र है ना? बिल्कुल, वही झील जिसे मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाया गया था। देखिए कैसे इतिहास जुड़ता है। सही बात है। और एक और बात, स्रोत कहते हैं कि उज्जैन के ही कोई राजा विक्रमादित्य थे जिन्होंने शकों को हराया और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया। हाँ, ये परंपरा है। हालांकि इस पर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है, पर विक्रम संवत आज भी हमारी कालगणना का अहम हिस्सा है। ठीक है, तो शकों के बाद फिर कुषाण आए। ये यूएजी जनजाति से थे? हाँ, मध्य एशिया की यूएजी या टोचारियन जनजाति। इनका समय है 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी के आसपास। और राजधानी पहले पेशावर फिर मथुरा? जी, और ये लोग ना देवपुत्र यानी देवताओं का पुत्र या राजाओं का राजा जैसी बड़ी उपाधियां इस्तेमाल करते थे। अच्छा, और कुषाणों में सबसे शक्तिशाली कौन था? कनिष्क? हाँ, कनिष्क, जिन्हें कुछ लोग दूसरा अशोक भी कहते हैं। उनका शासन लगभग 78 ईस्वी से माना जाता है। और इसी साल से शक संवत की शुरुआत भी मानी जाती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नाम शक संवत पर शुरू कुषाण राजा से जोड़ा है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ाया, खासकर महायान शाखा को। और चौथी बौद्ध संगीति भी तो इन्होंने ही करवाई थी कश्मीर में। और इनके सोने के सिक्के वो तो बहुत शुद्ध माने जाते हैं। एकदम, कहते हैं सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने कनिष्क के समय में चलाए। और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने सिल्क रूट के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था। ओह, तो व्यापार पे तो जबरदस्त असर पड़ा होगा फिर। पक्का। इसकी जानकारी हमें रबातक जैसे शिलालेखों से मिलती है। वो बैक्ट्रियन भाषा और ग्रीक लिपि में है। फिर से संस्कृतियों का मेल। वाह, तो ये सब जो बाहर से समूह आए, यूनानी, शक, कुषाण, इनका भारतीय समाज पर कुल मिलाकर क्या असर रहा? रोजमर्रा के जिंदगी में कुछ बदला? हाँ, बिल्कुल। जैसे स्रोत बताते हैं कि मिट्टी के लाल बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, घुड़सवारी की तकनीकें बेहतर हुई। अच्छा। और पहनावे में भी बदलाव आए, जैसे पगड़ी का चलन बढ़ा, लंबा कोट, जिसे आज हम शेरवानी जैसा कह सकते हैं, वो भी शायद यहीं से आया। ये छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल गई हैं। हाँ, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान दिखाती हैं। राजनीति में तो वो क्षत्रप सिस्टम आ ही गया था। और कला और धर्म पर? कला में 2 स्टाइल एकदम उभर कर आए। एक गांधार, जिस पर यूनानी असर साफ दिखता है, भूरा पत्थर इस्तेमाल होता था। बुद्ध के पीछे प्रभामंडल उतना विकसित नहीं था। और दूसरी थी मथुरा कला। ये एकदम स्वदेशी थी, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल, और इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों के विषय मिलते हैं। प्रभामंडल भी काफी विकसित था। कुषाणों ने इसे खूब बढ़ाया। और धर्म में क्या चल रहा था? शिव और बुद्ध दोनों की पूजा काफी प्रचलित थी। साहित्य में भी बड़ा काम हुआ। अश्वघोष ने बुद्ध की पहली जीवनी लिखी, बुद्ध चरित। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। और महावस्तु, दिव्यदान जैसे बौद्ध ग्रंथ भी इसी दौर के आसपास के हैं। और विज्ञान चिकित्सा में भी योगदान था। चरक और सुश्रुत का नाम आता है। हाँ, चरक संहिता चिकित्सा पर और सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी पर। हालांकि इनकी एकदम सटीक डेट पर थोड़ी बहस है, और ये ज्ञान परंपराएं इसी व्यापक दौर में फल फूल रही थीं। वात्स्यायन का कामसूत्र भी। हाँ, उसे भी इसी सांस्कृतिक माहौल की देन माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो आक्रमण हुए या संपर्क हुए, ये सिर्फ सत्ता बदलने तक सीमित नहीं थे। इनका असर बहुत गहरा था। सिक्कों से लेकर शासन, कला, पहनावा, यहाँ तक कि विचारों पर भी। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि संस्कृतियां जब टकराती हैं या मिलती हैं तो कैसे सिर्फ संघर्ष नहीं होता बल्कि एक रचनात्मक आदान प्रदान भी होता है। हाँ, जिससे कुछ नया और स्थायी बनता है। सही कहा। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये संपर्क, ये अंतःक्रियाएं न हुई होती तो प्राचीन भारत का सांस्कृतिक, कलात्मक और शायद वैज्ञानिक रास्ता कैसा होता? सोचने वाली बात है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद आगे कभी और बात की जा सकती है।